नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और फाइनली आज आरआरबी जेईई की तीनों शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 16, 17, 18 जो 3 दिन तक आपका एग्जाम चला वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे बच्चे किस शिफ्ट के अंदर कितना मार्क्स लेके आ रहे हैं और क्वेश्चंस का पैटर्न क्या था, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और इसके बाद जो पटना में वो एक जगह पे एग्जाम नहीं हुआ है, उसका एग्जाम होने के बाद 2 से 5 दिन के अंदर आपकी आंसर की भी रिलीज कर दी जाएगी। तो सबसे पहले सुनिएगा कि बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन था। सबसे पहला कंफ्यूजन बच्चों को ये रहा कि सर हमने इंग्लिश सिलेक्ट किया था, तो इंग्लिश सिलेक्ट किया तो इंग्लिश में ही हमको पेपर देखने को मिला, क्योंकि हम बाकी के एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। लेकिन जिन बच्चों ने हिंदी सिलेक्ट किया था उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्जाम देखने को मिला। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये हो गया, क्योंकि सर हमको टेक्निकल इंग्लिश अच्छा लगता है, लेकिन पहला वाला हम थोड़े कुछ पार्ट हिंदी में देखना चाहते थे, लेकिन हमको हिंदी का ऑप्शंस नहीं मिला, क्योंकि बायो के अंदर या रीजनिंग के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो हमको हिंदी में ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाते हैं और हिंदी में समझ पाते हैं। तो इस कारण से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे गलत हुए, हम समझ ही नहीं पाए क्वेश्चन को। पहली गलती तो बच्चों की ये हुई। बात यहां पे आती है कि सर 16 को, 17 को, 18 को जो पेपर डिजाइन किया है वो किस तरीके से किया है। अभी तक देखिएगा कि मैं ये एक बच्चे का रिव्यू, 2 बच्चे का रिव्यू, 3 बच्चे का रिव्यू या एक जगह का रिव्यू नहीं दे रहा हूं। हमारे पास जितने भी बच्चे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, अलग अलग स्टेट के अलग अलग शिफ्ट में जितने भी बच्चे थे, सबका रिव्यू मैं आपको बता रहा हूं कि एक बच्चे का नहीं हो सकता। एक बच्चे के बेस पे आप अपना रिव्यू नहीं दे सकते हो। तो देखिएगा कि हमारे पास जब 16 को एग्जाम होता है, इजी था, मतलब ऐसे तो मैं सारे एग्जाम इजी बोलूंगा, क्योंकि क्यों बोल रहा हूं मैं आपको भी बता दूंगा। 16 को जब हमारे पास एग्जाम होता है तो वो इजी था, और उसके अंदर पहली शिफ्ट के अंदर बच्चों ने 85 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 85 तक किए। और 16 का जब एग्जाम सेकेंड डेज भी होता है और आपके पास शिफ्ट 1 के अंदर होता है 17 को भी बच्चे 85 तक जा रहे हैं। और हमारे पास से अगर 18 की बात करते हैं तो 18 में भी आपके पास 85 तक जा रहे हैं। मतलब पेपर आपके पास 16, 17, 18 शिफ्ट 1 के अंदर पेपर आपका इजी था, अगर बच्चे इतना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो। ठीक है, और बच्चों से बात किया कि हाँ सर पेपर इजी था, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अब बात होती है शिफ्ट 2 की, जहां पे 16, 17, 18 ये पेपर मॉडरेट बताया गया बच्चों की ओर से। अभी जैसे कि मेरे कोलकाता, यूपी, पटना, ओके, और राजस्थान, दिल्ली, हर जगह पे मेरे बच्चों से बात हुई साउथ इंडिया के अंदर, तो हर जगह पे सेकंड शिफ्ट में बच्चों ने मतलब मॉडरेट बताया कि सर मतलब पेपर सिंपल है बट कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी सी लिटिल बिट कैलकुलेशन डिफिकल्ट थी। ओके, तो आते हुए भी पेपर हमको छोड़ना पड़ा। लेकिन यहां पे मैं आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट बता रहा हूं कि सेकंड शिफ्ट के अंदर 16 को, 17 को और 18 को मैक्सिमम जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया, यहां पे 75 तक यहां पे क्वेश्चंस बच्चों ने अटेम्प्ट किया। ठीक है, और जो बच्चा बोलता है ना कि सर नहीं हम तो सेकंड शिफ्ट में हमारे को 80 तक अटेम्प्ट किया है, बेटा जब फाइनल मार्कशीट आ जाएगी तब आपको पता लग जाएगा। अटेम्प्ट तो आप 90 भी कर सकते हो, अटेम्प्ट तो आप 100 भी कर सकते हो, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो शायद वही बच्चे होंगे जो 50 के पास दिखेंगे। ठीक है, तो वो मतलब गलत, तो मतलब अपने आप को इतना तो महारत ही मत समझो, क्योंकि अगर बाकी के बच्चे नहीं कर पा रहे तो आप भी उसी कैटेगरी में से हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आप लोग ज्यादा कर दो। तो ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चा इतना अटेम्प्ट कर पा रहा है सेकंड शिफ्ट के अंदर 16, 17 और 18, क्योंकि उन्होंने पैटर्न इस तरीके से रखा है। सेकंड शिफ्ट वालों का एक ही लेवल का पैटर्न और फर्स्ट शिफ्ट वालों का एक ही पैटर्न का, क्योंकि 16 का पेपर के क्वेश्चंस 17 को रिपीट हुए और 17 के पेपर के क्वेश्चंस शिफ्ट 1 के 18 को रिपीट हुए, और इसी तरीके से ये शिफ्ट 2 के अंदर चला, इसी तरीके से शिफ्ट 3 के अंदर चला। ठीक है, बस लैंग्वेज और डाटा चेंज हुआ है। ठीक है, कि वहां पे चलो 2 की जगह 3 हो गया, 3 की जगह 4 हो गया। जैसे कि एक शिफ्ट में हमारे पास पूछा कि 1 से लेके 97 तक के नेचुरल नंबर क्या है, एक शिफ्ट में पूछता है कि 1 से लेके 69 तक नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर का एवरेज क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हुए। अब देखिएगा, मैंने बताया कि उसके अंदर 75 तक बच्चे गए हैं, ये मैक्सिमम बच्चे बता रहा हूं मतलब। और शिफ्ट 3 की अंदर मैं बात करता हूं तो ये सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट बताई गई। मैंने एक बात पहले भी बोला था, पेपर सिंपल था बट कैलकुलेटिव था। तो 16 और 17 में मैं बात करूं ना, और 18 में मैं बात करता हूं, तो 17 वाले बच्चे थोड़ा ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वो बच्चे 70 तक मतलब पहुंचने में पसीना आ रहा था। क्योंकि बताने में देखो, एक चीज ये बताई जाती है कि पेपर जो हमने बताया वही पेपर आया था। देखो आने वाले तो वही टॉपिक है ना यार, अगर एवरेज मैंने पढ़ाया तो एवरेज ही आने वाला है, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया तो प्रॉफिट लॉस ही आने वाला है। ठीक है, कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन भाई साहब जो बच्चा पेपर देता है ना, उसको सच में पता होता है कि पेपर क्या था। वो क्वेश्चन चलो ठीक है प्रॉफिट लॉस का था, लेकिन क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का नहीं दिख रहा था भाई, वो अलग लेवल का क्वेश्चन था।
कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का था, वो तो अलग लेवल का था। मैंने बोल दिया साइंस में ये क्वेश्चन आया बेटा, आपके पास बायो से ये क्वेश्चन आया। लेकिन भाई जो बच्चा पेपर दे रहा है ना, उसको अच्छे से पता है कि आपने बता दिया ये टॉपिक से क्वेश्चन था, लेकिन वो टॉपिक की डेप्थ देखो भाई, डेप्थ में जा रहा था वो। अगर मैं बात करूं शिफ्ट थर्ड में, तो भाई साहब बच्चों को क्वेश्चन समझ में भी नहीं आए। साइंस के अंदर जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर बायो के अंदर जैसे कि वो पोलन ग्रेन वाला, रोज वाला वो क्वेश्चंस पूछा गया, ठीक है। केमिस्ट्री पूछी तो बोलते कि केमिस्ट्री में ये रिएक्शंस पूछ रहा है, लेकिन रिएक्शन भाई इंग्लिश में वो रिएक्शन दे रहा है, और वहां पे कोई बोल रहा है कि इसकी इससे रिएक्शंस कराओगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस, कोई फॉर्मूला तो नहीं पूछ रहा। तो उस तरीके से सब इन्होंने चीजें पूछी है रिएक्शंस के तौर पे, 2 से 3 क्वेश्चंस वहां से देखने को मिले। फिजिक्स के बारे में बोलूंगा, फिजिक्स सिंपल थी, ओके, वो इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट उन्होंने पूछा है। तो क्वेश्चंस थोड़ा सा मतलब ऑप्शन थोड़े डिफरेंट थे, तो बच्चों को समझने में वहां पे बड़ी प्रॉब्लम्स आई। और 17 का शिफ्ट का पेपर थोड़ा इसीलिए ज्यादा डिफिकल्ट माना जा रहा है कि ज्यादा डिफिकल्ट था, और कैलकुलेशन भी उन्होंने ऐसे कराई कि सर 3.003 इंटू, जैसे एक नंबर ले रहा हूं, इस तरीके के नंबर आए वहां पे, इंटू 4.0025, ओके, -4 प्लस फिर 1.99 इंटू 3.005। अरे भाई इस तरीके की कैलकुलेशंस कराओगे तो क्या 5 मिनट ले लोगे क्या एक ही क्वेश्चंस में? ओके, इस तरीके की कैलकुलेशंस कराए, और रीजनिंग तो सिंपल था, रीजनिंग में किसी को प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन मैथ्स में कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ओके, तो इसीलिए 70 प्लस भी बच्चे बड़ी मुश्किल से पूछे हैं। 70 to 75, आप, मैंने एक बच्चा देखा था वो 75 तक वहां पे अटेम्प्ट करके आया था। लेकिन मैं, कोई बच्चा बोलता है कि सर हमने शिफ्ट थर्ड के अंदर 80 अटेम्प्ट किए, 85 अटेम्प्ट किए, तो मेरे भाई मैंने बोल दिया ना, जिस दिन रिजल्ट आंसर की आएगी ना, वही बच्चे 50 पे दिखेंगे, क्योंकि नहीं कर सकता भाई, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि भले सीजीएल वाला बच्चा हो या कोई सा भी बच्चा हो। देखो सीजीएल में क्या होता है, ये मैथ्स का पेपर है, ठीक है, मैथ्स के लिए अलग टाइम है, ठीक है। मैथ्स वाला बच्चा पहला क्वेश्चन मैथ्स का देखेगा, दूसरा क्वेश्चन मैथ्स का देखेगा, तीसरा क्वेश्चन मैथ्स का देखेगा, तो वो माइंड प्रोसेस करता है, उसमें उसका प्रत्येक टाइम आपका बच रहा है, तो वो मैथ्स को इतने टाइम में, उसका दिमाग फिक्स है कि इतने टाइम में मैं कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन जब यहाँ पे वहां पे आरआरबी का, सॉरी, रीजनिंग का देता है तो फिर रीजनिंग का दिखते हैं, फिर इंग्लिश का देता है इंग्लिश का दिखता है, फिर जीएस का देता है जीएस का दिखता है। आरआरबी में ऐसा नहीं था, पहला क्वेश्चन मैथ्स का है, अगला क्या पता रीजनिंग का दिख जाए, क्या पता इसके बाद साइंस का दिख जाए, क्या पता अगला बार जीके का दिख जाए। बच्चा जैसे मैथ्स में घुसा नहीं, उसके बाद ही डायरेक्ट बायो में घुस जाएगा, बायो के बाद वापिस रीजनिंग में घुस जाएगा, फिर वापिस जीके में घुस जाएगा। तो इस तरीके से वो टाइम इस तरीके से बर्बाद होता है। अब देखो 10-10 सेकंड में अगर हमारा ऐसे बर्बाद होता है कि वो माइंड प्रोसेस करता है एक फ्लो में, लेकिन वो उसमें भी हमारा टाइम इसलिए चला जाता है। तो इसीलिए मैक्सिमम जो यहाँ पे 70, देखो थर्ड शिफ्ट का बड़ा डिफिकल्ट पेपर रहा, हर सेशन के अंदर 16 को, 17 को, 18 को, और 17 का थोड़ा ज्यादा बताया जा रहा है, तो वहां पे बच्चों को मार्क्स लाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, मतलब 70 प्लस तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। अब वो यार तुक्के उक्के मार दे तो फिर तो आप 100 भी कर सकते हो, तुक्के की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं जेन्युइन, ठीक है। तो मतलब एक्यूरेसी के साथ तो 70 तक ही जा पा रहा है, ओके। अगर कोई बच्चा टॉपर भी होगा तो भी 70 तक जा रहा है, अगर विदाउट एक्यूरेसी तो आप 80 भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये जेन्युइन रिव्यू है कि इस तरीके से बच्चों का रहा है। और साइंस के क्वेश्चन इजी नहीं थे भाई, ठीक है। साइंस में जिंक वाला भी एक क्वेश्चन पूछा गया वहां पे, ठीक है, वो उससे क्लोरीन वगैरह ऐसे कुछ बच्चों ने बताया कि रिएक्शंस करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, ऐसा कुछ आया। और मेटल का किसी का आयोडीन वगैरह से रिएक्शंस करेगा तो वहां पे पूछा है। और पॉलिटी में पूछा है वहां पे, आई थिंक फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा है कि सिटीजनशिप वाला ये कहाँ पे आएगा। और एलजेब्रा में भी 3 इक्वेशंस दिया है, वहाँ पे 3 इक्वेशन सोल्व करो, कितना टाइम लगता है यहाँ पे। तो थोड़ा डिफिकल्ट ही आप बोलोगे कि से, मतलब पेपर को अगर आप 2-2.5 घंटा दोगे तो हर बच्चा कर देगा, लेकिन 2-2.5 घंटा हमारे पास नहीं था, इसलिए हम उसको डिफिकल्ट मोड पे ही रखते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट 16, 17, 18 की सिंपल रही, बीच वाली मॉडरेट रही, और लास्ट वाली डिफिकल्ट रही, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चा, मतलब थर्ड शिफ्ट की बात कर रहा हूं, जो बच्चा लास्ट शिफ्ट के अंदर, अगर आप जनरल की कैटेगरी से हो, ठीक है, और आप बेटा 60 टू 70 के बीच में भी अगर आप अटेम्प्ट करके आए हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। 70 भी कुछ एक आध बच्चे ऊपर निकले हैं, तो 60 टू 70 अगर अच्छी एक्यूरेसी के साथ आपने अटेम्प्ट किया है तो बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है। डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन में आपको बेनिफिट होगा सेकंड और थर्ड शिफ्ट वाले को। आई थिंक फर्स्ट वाले शिफ्ट को कम होगा, क्योंकि उनके मार्क्स हो सकते हैं कि उनका ईजी था, तो इसलिए बच्चों के जिस हिसाब से बताया, तो वहां से आपको नॉर्मलाइजेशन में उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड शिफ्ट वालों को भी नॉर्मलाइजेशन में अच्छा बेनिफिट होगा, और फर्स्ट शिफ्ट वालों को शायद कम चांसेस है जिस हिसाब से बच्चों का रहा, क्योंकि उसको इजी बताया गया और बच्चों ने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो वहां पे तो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, चाहे आप किसी भी शिफ्ट में हो,
किसी भी शिफ्ट में हो, अगर आप लोगों ने एक्यूरेसी, मतलब होता है ना कि 95 अबाव आपकी 95 अबाव आपकी एक्यूरेसी है, तो अगर आप जनरल के बच्चे हो, ठीक है, और 60 से 70 के बीच में आपकी एक्यूरेसी के साथ बहुत बढ़िया है और कुछ गलतियां नहीं हो रही, 95% आपकी एक्यूरेसी है, तो आप डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी भी शिफ्ट में आप हो। ठीक है, तो ये थर्ड शिफ्ट वाले ज़्यादा परेशान हैं और 17 वाले तो खास करके ज़्यादा। तो इन्होंने इसी हिसाब से शायद नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स इसी तरीके से बढ़ाएंगे। फर्स्ट शिफ्ट वालों का 16, 17, 18, 17 वालों का सेकंड वाले शिफ्ट का, और 18 सॉरी थर्ड शिफ्ट वालों का 16, 17, 18। तो वो कुछ ना उस हिसाब जिस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ाएंगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि किस हिसाब से उन्होंने नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ाए। और फिर भी आप ज़रूर बताइएगा आप जहाँ से बिलोंग करते हो, किस स्टेट से, कौन सी कैटेगरी से, और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको पता लग जाएगा। और कुछ देखो 2-5 बच्चे आएंगे, अरे हमने इतना एक्यूरेसी के साथ किया। मेरे भाई, जब मैंने बोला कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो तुम ही सबसे पीछे होगे, ठीक है। तो एक्यूरेसी के साथ अगर कोई बच्चा नहीं पहुंच पा रहा है, ये अलग अलग स्टेट से बच्चों से बात किया है, अगर वो नहीं पहुंच पा रहे तो आप भी कौन से वो नहीं हो खतरनाक वाले बंदे कि आप भी वहां तक पहुंच जाओगे। तो आप चिंता मत करिए मेरे भाइयों, CBT 2 की तैयारी में लग जाइएगा आप लोग। ऐसा नहीं कि आप टाइम वेस्ट करने लग जाओ। 2-5 दिन के अंदर जैसे वो दूसरा पेपर है वो हो जाए, उसके बाद वो रिवील कर देंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। फिर आप उसके बाद रिजल्ट आएगा आपके पास, रिजल्ट के बाद आप तैयारी में लगोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा बड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो अभी से आप CBT 2 की तैयारी में लग जाएगा, चिंता मत करो, जो भी होगा अच्छा होगा। लास्ट ईयर में जो कट ऑफ है उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। कट ऑफ इसी बेस पे आपकी रहने वाली है, मैंने पहले ही बना दिया था क्योंकि आरआरबी का रूल रहा है, ठीक है। तो आप प्रीवियस में देख लेना कि आपके अगर इतना सेफ स्कोर आ रहा है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन 100% है। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव वेल एंड गुड बाय।